हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम एक कुचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं उस कुचालक गोले के केंद्र से बिंदु P की दूरी स्मॉल r के बीच में ग्राफ बना करके देखा था हमने। अब हम देखेंगे जो आपके सेकंड चैप्टर का सेकंड लास्ट टॉपिक है उससे। अब आपके यहाँ पे गाउस का लॉ और इसके एप्लीकेशन मतलब इसके उपयोग खत्म हो चुके हैं। हमने 6 उपयोग पढ़ लिए हैं गाउस के लॉ के लिए। पहला उपयोग पढ़ा था हमने एक चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और चालक तार लिया था हमने वहां पे अनंत लंबाई का। उसके बाद में हमने एक कुचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र पढ़ा। उसके बाद सुचालक परत या सुचालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र पढ़ा था। उसके बाद में हमने एक गोलीय कोष लिया था, उसके कारण विद्युत क्षेत्र पढ़ा था। और अगला जो 5वां पढ़ा था हमने वो पढ़ा था चालक गोले के कारण, और 6वां पढ़ा था कुचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम पढ़ेंगे जो इसका सेकंड लास्ट टॉपिक है उसे, वो है किसी आवेशित चालक की सतह पर बल। यह हमारे पास में सेकंड लास्ट टॉपिक है, फोर्स ऑन द सरफेस of a charged conductor। देखिए स्टूडेंट, हमें क्या चाहिए इसके लिए? हमें चाहिए सबसे पहले एक आवेशित चालक। तो हम एक आवेशित चालक लेते हैं। ये हमने एक आवेशित चालक लिया और इसको आवेशित कर देते हैं। तो माना इसकी सतह पर ये धनावेश हमने मान लिया है। देखिए, हमेशा जो चालक होता है आवेश उसकी सतह पर ही पाया जाता है, उसके अंदर नहीं पाया जाता। ये हमने देखा था जब हम चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ रहे थे। तो वहां पे हमने ये देखा था कि जैसे ही हम किसी चालक को आवेश देंगे तो क्या होगा, यह आवेश इसके अंदर जाएगा। स्टार्टिंग में तो क्या होगा, यह आवेश इसके पूरे आयतन में वितरित होगा, लेकिन कुछ ही नैनो सेकेंडों में यह धनावेश इसके अंदर वितरित है। तो यहां भी धनावेश होगा और यहां भी धनावेश होगा, और ये दोनों धनावेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो ये दोनों धनावेश यहां से भाग करके और सतह के ऊपर आके वितरित हो जाते हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे कि किसी भी चालक के लिए आवेश हमेशा उसकी सतह पर रहता है, और ये घटना कुछ नैनो सेकंड के अंदर ही हो जाती है। मतलब हमने आवेश दिया, तुरंत आवेश सतह पर आ जाता है और अंदर कोई आवेश नहीं होता। और जब अंदर कोई आवेश नहीं है तो हम देखेंगे कि गाउस के नियम से अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, 0 होता है। इसके लिए हमने गोलीय कोष के लिए जब डेरिवेशन किया था तो वहां पे देखा था कि गोलीय कोष के अंदर कोई आवेश नहीं है, तो वहां अंदर विद्युत क्षेत्र क्या था, 0 था। तो ऐसे ही यहाँ पे होगा, जब इस गोले के अंदर कोई आवेश नहीं है, इस चालक के अंदर कोई आवेश नहीं है, तो इसके अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, 0 होगा। अब मान लेते हैं कि जो हमने यहाँ पे आवेश वितरित किया है, इस आवेश का जो वितरण घनत्व है या आवेश घनत्व है वो कितना होगा। तो आप देखिए यहाँ पे जो हमने ये आवेश वितरित किया, यह इस चालक के क्षेत्रफल पर वितरित हुआ है, लंबाई पर वितरित हुआ है या आयतन में वितरित हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये इसकी सतह पर वितरित हुआ है। सतह का मतलब यह है इसके क्षेत्रफल पर वितरित हुआ है। तो क्षेत्रफल के लिए हम आवेश वितरण घनत्व क्या लेते हैं, सिग्मा। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, माना एक आवेशित चालक है जिसका आवेश वितरण घनत्व कितना है, इसका आवेश वितरण घनत्व दे रहे हैं हम, सिग्मा है। तो ये तो बात हुई इस आवेश की, इस चालक की, जो हम आवेशित चालक ले रहे हैं इसकी। अब हमें क्या निकालना है, इसकी सतह पर लगने वाला बल। तो पहली बात तो ये देखना है आपको कि ये बल लग कैसे रहा है, कौन लगा रहा है ये बल। सत्यनारायण कहता है नहीं सर, मैं जा रहा हूं यहाँ पे और मैं इस पर बल लगा रहा हूं इसकी सतह पर। नहीं, आप कैसे लगा सकते हो, या फिर मैं इसकी सतह पर बल लगा सकता हूं क्या, नहीं लगा सकता। तो यहां पर ही कोई ऐसी चीज होगी जो इसकी सतह पर बल लगा रही है। तो आप देख सकते हो यहां इस चालक गोले के पास में क्या है,
केवल और केवल आवेश। तो क्या यह आवेश इस पर बल लगा रहा है? जी हाँ, यही आवेश इसकी सतह पर बल लगा रहा है। आप देखिए, मैं इस गोले को दो भागों में, ये जो चालक ले रहे हैं हम, इसको दो भागों में बांट लेता हूं। एक तो मैंने बांटा यहां से यहां तक भाग AB, और जो ये बचा हुआ भाग है इसका नाम दे देते हैं हम ACB। तो हमने क्या किया, अब हम इस चालक को दो भागों में बांट लेते हैं। एक भाग AB है तथा दूसरा भाग क्या ले रहे हैं हम, तो दूसरा भाग ACB है। तो हमने इस चालक को दो भागों में बांटा, जिनमें से एक भाग तो है AB और दूसरा भाग ACB। अब आप देखिए, क्या ACB के पास में आवेश है? इसको ऐसे देखते हैं हम कि ये भाग है हमारा यहां से यहां तक ACB, और ये जो भाग है ये भाग है AB। तो आप देखेंगे कि जो भाग ACB है इस पर आवेश है, और जो भाग AB है यह भी तो इसका भाग है, तो इस पर भी आवेश होगा। अब आप देख सकते हो यहां धनावेश है और यहां भी धनावेश है, तो इस सतह का ACB सतह का धनावेश AB सतह के धनावेश पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा। तो हमें ये जो पता चला कि यहाँ जो सतह पर बल लग रहा है यह इस आवेश के कारण ही है, क्योंकि ये जो बचा हुआ आवेश है यह इस सतह के आवेश पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा, धक्का लगाएगा इधर से कि चल यहां से निकलो बाहर। तो ये जो भाग AB है इस पर बल लग रहा है। तो हम क्या रखेंगे, यहां भाग ACB का आवेश भाग AB के आवेश पर प्रतिकर्षण बल लगाता है, और हमें इसी बल की गणना करनी है। हमें इसी प्रतिकर्षण बल की गणना करनी है। तो अब आपको ये भी पता चल गया कि कोई आवेशित चालक है ये, और इसकी सतह पर बल कौन लगा रहा है। अब हमें इस बल की गणना करनी है। तो देखिए, इस बल की गणना करने के लिए हमारे पास में क्या फॉर्मूला होगा। बल की गणना कैसे करते हैं हम, बल F बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। लेकिन ये तो यांत्रिकी के लिए होता है, हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं स्थिर वैद्युतिकी। तो स्थिर वैद्युतिकी में ये फॉर्मूला तो काम में आने वाला है नहीं बल के लिए। हमने दूसरा फॉर्मूला पढ़ा था कूलाम के नियम वाला, 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। लेकिन ये दो बिंदु आवेशों के बीच में हमने बल पढ़ा था। यहाँ पे हमने कूलाम नियम जब पढ़ा था तो कूलाम नियम क्या कहता है, दो स्थिर एवं बिंदुवत आवेशों के बीच। तो ये दोनों Q1 और Q2 बिंदुवत आवेश हैं। तो हमें देखेंगे कि जो भाग ACB बचा हुआ है इस पर बहुत सारे बिंदु आवेश हैं, और भाग AB पर भी बहुत सारे बिंदु आवेश हैं। तो हम ऐसे कहां तक हर एक बिंदु आवेश के लिए अलग से कूलाम नियम लगा करके बल की गणना करेंगे, ये बहुत ही बड़ा होने वाला है। तो हम कूलाम नियम भी काम में नहीं लेते। अच्छा, हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था विद्युत क्षेत्र के लिए कि जब किसी विद्युत क्षेत्र E में कोई आवेश Q रखा हुआ हो, ये विद्युत क्षेत्र है E और इसमें कोई आवेश Q रखा है, तो इस पर कितना बल लगेगा। तो इसके लिए हमने पढ़ा था F = E × Q। ये आपको जब मैंने विद्युत क्षेत्र पढ़ाया था तो वहां पे बताया था, और जब इसके PDF नोट्स दिए थे तो उसमें इस जगह पर आपको खाली स्थान दिया था ये F = E × Q के लिए, आपको याद होगा। तो यह हमने विद्युत क्षेत्र के लिए पढ़ा था फॉर्मूला। तो क्या ये फॉर्मूला यहाँ पे काम आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। देखिए, हमें क्या चाहिए, Q आवेश, एक आवेश चाहिए Q जो किसी विद्युत क्षेत्र E में रखा हुआ हो। तो यहां देखिए कि हमारे पास में भाग है AB और इस पर लगने वाला बल हम निकाल रहे हैं। तो मान लेते हैं कि इसके ऊपर जो आवेश है वो कितना है, वो dQ है। ये हमने मान लिया कि जो भाग AB है इस पर आवेश कितना है, dQ।
और हमने देखा कि इसका क्षेत्रफल कितना है भाग AB का, तो भाग AB का क्षेत्रफल है ds। तो जो भाग AB का आवेश है dq, यह बचे हुए भाग ACB के विद्युत क्षेत्र में रखा है। अभी हम देख रहे थे कि ये ACB है, इसके ऊपर आवेश है, तो ये अपना विद्युत क्षेत्र बनाएगा, और इसमें आपका भाग AB रखा हुआ है जिसका आवेश है dq। तो इस भाग AB पर या फिर आवेश dq पर इस बचे हुए भाग ACB के विद्युत क्षेत्र के कारण कितना बल लग रहा है, तो वो हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। तो हमें क्या चाहिए, पहली बात तो कि ये जो आवेश है AB, जो सतह है AB, इस पर आवेश है dq, इसका मान कितना है, और बचे हुए भाग ACB के कारण विद्युत क्षेत्र E कितना है। इन दोनों मानों की हमें जरूरत पड़ने वाली है। पहला मान तो आवेश और दूसरा विद्युत क्षेत्र। आवेश किसका, भाग AB का, जिसे हम किससे लिख रहे हैं, dq से, मतलब हमें dq का मान चाहिए, और विद्युत क्षेत्र किसका, भाग ACB का। तो अब हम इन दोनों की गणना करते हैं। देखिए दोनों की गणना कैसे करेंगे, तो मान लेते हैं हम कि माना AB पर आवेश कितना है, माना भाग AB पर आवेश dq है तथा इसका क्षेत्रफल ds है। यह हमने इसका क्षेत्रफल दिया, तो देख सकते हैं आप कि इस पर जो आवेश होगा dq वो कैसे निकालेंगे। तो हमें आवेश वितरण घनत्व का पता है, आवेश वितरण घनत्व कितना है, सिग्मा, और सिग्मा के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो जब हम पृष्ठीय आवेश वितरण पढ़ रहे थे तो वहां पे पढ़ा था पृष्ठीय आवेश वितरण घनत्व सिग्मा इज इक्वल टू कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल। तो यहां भी सिग्मा इज इक्वल टू कुल आवेश। तो भाग AB की बात कर रहे हैं, तो भाग AB पर कुल आवेश कितना मान रहे हैं हम, dq बटे कुल क्षेत्रफल। तो भाग AB का कुल क्षेत्रफल कितना ले रहे हैं, ds। तो यहां से हम dq का मान निकाल सकते हैं, dq इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ds, समीकरण नंबर 1। चलो हमारे पास में आवेश dq आ गया। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए विद्युत क्षेत्र E, वो भी किसके कारण, भाग ACB के कारण। तो मान लेते हैं कि भाग ACB के कारण जो विद्युत क्षेत्र है वो है E1, और भाग AB, इसका भी तो कोई विद्युत क्षेत्र होगा, भाग AB के ऊपर आवेश है dq, तो ये अपना कोई विद्युत क्षेत्र बनाएगा। तो इसका जो विद्युत क्षेत्र है उसे मान लेते हैं हम E2। तो माना कि भाग ACB का विद्युत क्षेत्र E1 है, जबकि भाग AB का विद्युत क्षेत्र E2 है। तो ये हमने मान लिया इनके विद्युत क्षेत्र E1 और E2। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए भाग ACB के कारण विद्युत क्षेत्र E1। भाग AB के कारण जो विद्युत क्षेत्र E2 है ये हमारे फॉर्मूले में काम में नहीं आएगा। तो हम E1 की वैल्यू कैसे निकालें, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, इस चालक के अंदर एक बिंदु लेते हैं कोई P1। ये हमने इस चालक के अंदर एक बिंदु लिया P1। अब हम बात करते हैं P1 की। तो देखिए माना इस चालक के अंदर एक बिंदु P1 है तथा एक अन्य बिंदु P2 चालक के बाहर स्थित है। देखिए थोड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये, और इस बार एग्जाम में आने का 100% चांस है इस टॉपिक का। तो आप देखिए इसको ध्यान से, हमने एक पॉइंट लिया P1 और एक पॉइंट चालक के बाहर लिया P2। ये क्यों लिए अभी आपको पता चल जाएगा। हम P1 की बात करते हैं कि P1 पर विद्युत क्षेत्र कितना है, हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है ना E1 की। तो हम P1 और P2 पर विद्युत क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं।
कि P1 पर विद्युत क्षेत्र कितना है। तो P1 कहां है, P1 चालक के अंदर है, तो P1 चालक के अंदर है और हमें पता है कि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है। तो यहाँ P1 पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, 0 होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P1 इज इक्वल टू 0। बिंदु P1 पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, 0। अब P1 पर बात करें कि E1 किधर लग रहा है, E2 किधर लग रहा है। आप देख सकते हैं P1 पर भाग ACB के कारण भी विद्युत क्षेत्र लगेगा और भाग AB के कारण भी विद्युत क्षेत्र लगेगा। तो पहले बात करते हैं हम भाग AB की। तो AB के कारण विद्युत क्षेत्र कितना है, E2, और AB के कारण P1 पर विद्युत क्षेत्र किधर लगेगा, तो AB पर आवेश है धनावेश, और धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर होती है। तो इधर ऐसे होगी और इधर ऐसे होगी। तो इस धनावेश के कारण P1 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दिशा में लगने वाली है और इसको कहेंगे हम E2। तो ये तो E2 की बात हुई। अब बात करें हम E1 की। तो E1 के लिए आप देखेंगे इस चालक के कारण विद्युत क्षेत्र ऐसे लगने वाला है, क्यों, धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुछ ऐसे होगी। आप कह सकते हो कि अंदर तो विद्युत क्षेत्र 0 है, लेकिन मैं एक बंद चालक की बात नहीं कर रहा हूं। अब हम बात कर रहे हैं भाग ACB की। तो ACB के लिए तो कुछ ना कुछ विद्युत क्षेत्र तो होगा। तो आप देखेंगे कि ये जो विद्युत क्षेत्र है इस पर ऐसे लगेगा। तो ये जो घटक होंगे आपके, ये वाले इधर वाले, ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, लेकिन जो इधर से विद्युत क्षेत्र लगेगा इसके क्षैतिज घटक बचेंगे और ऊर्ध्वाधर घटक कट जाएंगे। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इस दिशा में मिलेगी हमें, जो कितनी होगी, E1 होगी। तो भाग ACB के कारण E1 और भाग AB के कारण E2 दोनों यहां विपरीत दिशा में होंगे। तो E at P1 इज इक्वल टू कितना है, E1 प्लस E2। P1 पर कुल विद्युत क्षेत्र, अरे ये तो गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि E1 और E2 दोनों कैसे, विपरीत दिशा में। तो सही कर लो। सही कैसे करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे, क्योंकि एक को तो हमें प्लस लेना होगा, दूसरे को माइनस। तो इस दिशा के लिए हम प्लस ले लेते हैं और विपरीत दिशा के लिए E2 के लिए हम क्या कर देते हैं, माइनस ले लेते हैं। किसी भी एक को ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो यहां से आप देखेंगे हम क्या करें, पक्षांतरण करेंगे। तो माइनस E2 को इधर लेके आते हैं, तो E2 प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू E1। E2 को इधर ले आए 0 की तरफ, तो E2 किसके बराबर आ गया, E1 के। ये हुआ हमारे पास में समीकरण नंबर 2। अब बात करते हैं हम बिंदु P2 की। तो P2 के लिए देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P2 इज इक्वल टू कितना होगा। तो P2 कहां है, बाहर है, और किसी चालक के बाहर कितना विद्युत क्षेत्र होता है। तो अब यहां पे ध्यान देना है आपको, ये चालक गोला नहीं लिया है हमने केवल क्या लिया है, एक चालक लिया है। तो इस चालक के लिए विद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो चालक गोले के लिए तो हम देखते थे 1/4πε0 into Q/r² होता है, लेकिन हमें यहाँ पर पूरे आवेश का भी पता नहीं है। हम आवेश वितरण घनत्व में सूत्र पढ़ रहे हैं, सिग्मा की फॉर्म में सूत्र पढ़ रहे हैं। तो सिग्मा की फॉर्म में कोई चालक है, उसकी सतह पर आवेश वितरित है सिग्मा, और इसके लिए किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखनी है। तो हमने इसके लिए गाउस के नियम में जब हम थर्ड वाला जब हमने उपयोग पढ़ा था, किसी चालक परत या किसी चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होता है, तो वहां पे इसके लिए हमने फॉर्मूला देखा था, कितना आता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जो हम थर्ड वाला एप्लीकेशन पढ़ रहे थे गाउस के नियम में, वहां पे देखा था हमने। तो बिंदु P2 पर ये जो चालक है इसकी सतह पर आवेश वितरित होगा ऐसे। बिंदु P2 यहां है आपका, तो इस चालक की सतह के कारण सिग्मा आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होगा P2 पर, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और P2 पर बात करें कि जो E2 और E1 है उनका कितना भाग है विद्युत क्षेत्र में, तो आप देखेंगे E1 का जो E1 है भाग ACB के कारण विद्युत क्षेत्र, उसकी दिशा P2 पर ये होगी, E1 की दिशा ये होगी, और AB के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा भी यही होगी, और AB के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होगा, E2। तो E1 और E2 की दोनों की दिशा कैसी होगी, समान होगी, एक जैसी होगी यहाँ पर। तो ये जो विद्युत क्षेत्र है बिंदु P2 पर, वह इन दोनों के योगफल से दिया जाएगा। तो कितना होगा वो, E1 प्लस E2, और E1 प्लस E2 किसके बराबर है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। तो अब आप देखिए हमें क्या निकालना है, किसका मान चाहिए, हमें मान चाहिए E1 का। E1 के लिए नहीं कर रहे हैं हम ये सब, बिंदु P1 P2 क्यों लिए हमने, E1 का मान निकालने के लिए।
तो हमारे पास में दो समीकरण आ चुके हैं यहाँ पे। पहला E2 इज इक्वल टू E1 और दूसरा E1 प्लस E2 किसके बराबर है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हुआ समीकरण नंबर 3। तो हमें E1 चाहिए, तो समीकरण 3 में से E2 को हटा दो और E2 किसके बराबर है? E1 के बराबर, तो E1 को बिठा दो। तो समीकरण 2 से हम क्या रख सकते हैं? समीकरण 2 से E2 का मान समीकरण 3 में रखने पर, देखिए क्या है समीकरण 3, E1 प्लस E2, तो E1 एज इट प्लस E2 का मान क्या रखना है? E2 किसके बराबर है? E1 के। तो E2 की जगह क्या रख देते हैं? E1 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E1 प्लस E1 2E1 इज इक्वल टू कितना आएगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एज इट हमें चाहिए E1 का मान, तो E1 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जो 2 मल्टीप्लाई में वो इधर नीचे आ गया। ये E1 का मान आ गया हमारे पास में। इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 4। हम क्या निकाल रहे हैं? इस चालक की सतह पर बल। बल के लिए फॉर्मूला विद्युत क्षेत्र इनटू आवेश। आवेश हमने पहले निकाल लिया है और अब विद्युत क्षेत्र भी निकाल लिया है। तो इस AB सतह पर जो लगने वाला बल है वो कितना होगा? सतह AB पर लगने वाला, और कौन सा बल होता है? ये विद्युत बल है, विद्युत बल। F इज इक्वल टू विद्युत क्षेत्र इनटू आवेश। तो AB कितने विद्युत क्षेत्र में रखा है? ACB के में, और ACB का विद्युत क्षेत्र क्या ले रहे हैं हम? E1। AB का आवेश कितना है? DQ, तो आवेश Q की जगह DQ। अब आवेश DQ ले रहे हैं तो इधर भी अल्पांश बल ले लेते हैं, कितना? DF। अब हमें E1 और DQ के मान कौन से समीकरण से रखने हैं? तो समीकरण 4 से तो E1 का मान रख सकते हैं हम, और DQ का मान रखेंगे हम समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में 4 से DF इज इक्वल टू E1 का मान, E1 का मान है हमारे पास में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू DQ का मान, DQ का मान है वहां से सिग्मा इनटू DS। ये आ गया। अब हमें DF को आगे कैलकुलेट करना है, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, उन्हें गुणा कर लीजिए, कितना आता है? तो देखेंगे आप कितना आएगा। हाँ बिल्कुल सही है, जिन्होंने कैलकुलेट कर लिया है, जिन्हें आता है, तो कितना आने वाला है? DF इज इक्वल टू सिग्मा इनटू सिग्मा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एज इट इनटू DS। ये आ गया बल। इसे दे देते हैं हम समीकरण नंबर 5। तो समीकरण 5 की सहायता से हम क्या कर सकते हैं? समीकरण 5 चालक की सतह पर लगने वाले बल को दर्शाता है। ये तो हुआ हमारे पास में बल। अच्छा हमें निकालना है, ये तो हमने AB मतलब DS क्षेत्रफल के लिए बल निकाला है। यदि हमें निकालना हो इस पर पूरी सतह पर कितना बल लगेगा, तो पूरी सतह का क्षेत्रफल ले लेंगे DS की जगह। अब यदि ये सतह गोलाकार है तो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr², तो हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू क्षेत्रफल की जगह 4πr²। ये घन के आकार की है, ये क्यूब के आकार की है, तो क्यूब का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर, तो वहां पे हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 6 गुना भुजा स्क्वायर। तो ये तो बात हुई किसके लिए? इस पूरी सतह के लिए, और ये बात हुई केवल DS क्षेत्रफल के लिए। लेकिन कंप्लीट सतह के लिए जो सतह होगी उसकी आकृति पर निर्भर करेगा कि वो आकृति कैसी है, शंकु है, घना है, गोला है, या फिर और असममित है, तो वो उसकी आकृति पर निर्भर करता है। वो हम डेराइव नहीं करेंगे, हम केवल DS क्षेत्रफल के लिए ही डेराइव करके यहीं पर ही छोड़ देते हैं। अच्छा कभी कभी क्या है कि हमसे एग्जाम में ऐसे नहीं पूछता है इस टॉपिक को, हमसे ऐसे पूछेगा किसी आवेशित चालक की सतह पर विद्युत दाब की गणना कीजिए। तो विद्युत दाब कैसे निकालेंगे? तो आपने 11वीं क्लास में पढ़ा है, दाब का फॉर्मूला क्या होता है। अब हम किसकी गणना करेंगे? विद्युत दाब की। विद्युत दाब की गणना करते हैं।
तो 11th क्लास में हमने दाब का फॉर्मूला पढ़ा है, प्रेशर दाब इज इक्वल टू बल बटे क्षेत्रफल। ये होता है बल कितना है यहाँ पे dF और क्षेत्रफल कितना था जिस पर ये बल लग रहा है ds क्षेत्रफल पर। तो निकाल लीजिए P इज इक्वल टू dF का मान कितना है, dF का मान है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ds और ये बटे में ds और है, ds से ds कैंसिल आउट हो गया तो आ गया विद्युत दाब P इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कभी कभी क्या हमसे ये फॉर्मूला भी नहीं पूछा जाता, ये हो गया हमारे पास में समीकरण नंबर 6। एग्जाम में कभी कभी हमसे ऐसे पूछता है कि दर्शाइए कि किसी चालक की सतह पर लगने वाला विद्युत दाब P इज इक्वल टू E वेक्टर का स्क्वायर इनटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2 होता है। इस तरह से पूछता है। तो ये फॉर्मूला तो बहुत अलग है, इसको कैसे डेराइव करेंगे हम? तो आप देख रहे हो यहाँ से सिग्मा हटा दिया गया है और विद्युत क्षेत्र E आ रहा है। तो हम देखेंगे सिग्मा और विद्युत क्षेत्र E में क्या संबंध होता है। तो हमने देखा था, हम जानते हैं कि क्या होता है विद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे दिख रहा है आपको सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट दिख रहा है। तो यहाँ तो सिग्मा 2 है जबकि इस फॉर्मूले में सिग्मा एक ही है, लेकिन यहाँ पे E का स्क्वायर है, इट्स मीन इन दोनों का क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, तभी तो स्क्वायर आएगा। तो सिग्मा का स्क्वायर तो है, नीचे एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर नहीं है। तो नीचे एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर बनाने के लिए क्या करते हैं हम इसको, तो देखिए क्या करेंगे, P इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर बनाना है तो नीचे एप्सिलॉन नॉट से क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। और ये मैथ का कोई रूल नहीं होता कि हम अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कर दें, तो उन पर भी मल्टीप्लाई कर दो। अब एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा तो फॉर्मूले पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने ऊपर नीचे एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दिया। करते हैं तो क्या आता है, P इज इक्वल टू ये ऊपर वाला एप्सिलॉन नॉट एज इट और नीचे वाला 2 एज इट इनटू ये दोनों तो गए, ऊपर क्या बचा, ऊपर बचता है हमारे पास में सिग्मा स्क्वायर और नीचे एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। तो आप देख सकते हो सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर किसके बराबर है, P स्क्वायर के। हेंस चूंकि E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और दोनों का स्क्वायर है तो ये E का स्क्वायर हो जाएगा। तो P इज इक्वल टू क्या आने वाला है, एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2 इनटू E स्क्वायर। तो कभी कभी हमसे जब ये फॉर्मूला डेराइव करवाता है तो हमें ये करना होता है। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है आपके लिए, कम से कम 3 नंबर में पूछा जाएगा यदि ये फॉर्मूला डेराइव करवाया जा रहा है। और बल को डेराइव करवाता है तो हमें यहीं तक करना है, और दाब को डेराइव करवाता है तो हम ये भी कर सकते हैं और यहां तक भी कर सकते हैं। और यदि हमसे पर्टिकुलरली पूछा है कि दाब का ये फॉर्मूला डेराइव करना है तो हमें यहीं तक करना होगा यदि पूरे नंबर लेने तो आप देख सकते हो समीकरण 6 और 7 किसके लिए हैं, दोनों इक्वेशन दाब के लिए हैं। ये आपको नोट नहीं करना है यहाँ पे, तो हम लिखेंगे यहाँ समीकरण 6 व 7 किसको दर्शाती हैं, विद्युत दाब को दर्शाती है। और ये आपका सेकंड लास्ट टॉपिक खत्म होता है यहाँ पे। अब हमारे पास में लास्ट टॉपिक बचा है, किसी चालक के लिए उसकी सतह को दबाने में या किसी आवेशित चालक की सतह पर खर्च होने वाली ऊर्जा की गणना। तो वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। अभी हमें यहाँ पे अपना ये आज का टॉपिक खत्म करना है। आपको इसे एक बार अच्छे से समझना है, लर्न करना है। कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप हमें बता सकते हैं, उसके लिए आपकी प्रॉब्लम क्लासेस कंडक्ट की जाएंगी और आपको इसे नोट करके लर्न कर लेना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।